पाचन तंत्र के अंदर अपन ने पाचन तंत्र की भोजन के पाचन की अवस्थाओं के बारे में पढ़ा। सबसे पहले पढ़ा अंतःग्रहण, यानी भोजन को निगलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, अंतःकरण। जटिल अणुओं का सरल अणुओं में टूटना क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। और उसके बाद कोशिकाओं द्वारा भोज्य पदार्थ का शोषण करना क्या कहलाता है, अधिशोषण। फिर अधिशोषित उस भोज्य पदार्थों से शरीर को ऊर्जा प्राप्त होना क्या कहलाता है, स्वांगीकरण। और अपशिष्ट पदार्थों के निष्कासन की प्रक्रिया क्या कहलाती है, मल परित्याग। ये अपन ने भोजन के पाचन की 5 अवस्थाएं पढ़ी। फिर अपन ने पाचन तंत्र के विभिन्न अंगों के बारे में अध्ययन प्रारंभ किया, जिसके अंदर अपन ने सबसे पहले मुख गुहा के बारे में पढ़ा, फिर जीभ के बारे में पढ़ा, लार ग्रंथियों के बारे में पढ़ा, दांतों के बारे में पढ़ा। यहां तक अपन पहुंचे हैं दांतों तक अपना जिक्र हो चुका है। अब जैसे ही दांतों से नीचे भोजन आता है तो कंठ में आता है। कंठ में मैंने कल भी आपको बताया, एक एपिग्लोटिस नामक एक ढक्कन लगा हुआ होता है जो श्वसन नलिका को बंद करता है, जिससे भोजन श्वसन नलिका में न जाकर ग्रास नली के अंदर जाए, जिसकी ग्रास नली के माध्यम से भोजन आमाशय तक पहुंच जाए। एक होता है एपिग्लोटिस, और एक ऊपरी छिद्र अपने कपाल के अंदर एक ढक लगा हुआ होता है जो नाक के छिद्र को बंद करता है। यानी शरीर में 2 प्रकार के ढक लगे हुए होते हैं। जैसे अपने यहाँ अंगों के बारे में पढ़ रहे हैं, वहां तक पहुंचे हैं, ये पहले आपको समझना है। मैंने यहाँ 2 अंगों को, वैसे ये अंग नहीं है पाचन तंत्र के, लेकिन इसी के बीच में अपन जिक्र करते हैं। तो नोट लगा कि मैं जैसे आपको कहूं एपिग्लोटिस, क्या एपिग्लोटिस जिसको कहते हैं, जिसका हिंदी में नाम इसको घंटी द्वार कहा जाता है। क्या कहा जाता है, घंटी द्वार। ये क्या करता है, एपिग्लोटिस क्या करता है भाई, क्या करता है, भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है। भोजन को श्वास नली में जाने से, हाँ, इसे शरीर का ट्रैफिक पुलिसमैन कहा जाता है। एक तो ये होता है, और एक होता है जो नाक के छिद्र को बंद करता है, जिसे कहते हैं वेलेम पैलेटाई। ये भोजन को जब अपन निगलते हैं, ये भोजन निगलते समय नासिक छिद्र को बंद करता है। निगलते समय बंद करता है। इसको स्टार्ट करना। और अगले अपन अंग के बारे में पढ़े। फिर देखो, यहां कंठ से जब निकला तो एक नली के अंदर भोजन जाएगा, जिसको कहते हैं ग्रास नली। क्या कहते हैं, हाँ, अगला अंग है ग्रास नली। ये लगभग 23 सेंटीमीटर लंबी नलिका है, जो
भोजन यानी मुंह के अंदर भोजन होता है उसको बोलस कहा जाता है। यानी भोजन अर्थात बोलस को मुख गुहा से आमाशय तक पहुंचाती है। अर्थात ये सिर्फ पहुंचाने का ही काम करती है, इसमें भोजन का पाचन नहीं होता है, इसमें भोजन का पाचन नहीं होता है। लिखा है वो लेके आना पेज। एक घंटी द्वार है, ठीक है। हो गया, ठीक। अब भोजन पहुंचा कहां? आमाशय में। कहां पहुंचा? अब अपन बात करते हैं आमाशय के अंदर भोजन में क्या होता है। अब अपनी यहां बात आई आमाशय पर। आमाशय आमाशय एक प्रकार की जे आकार की होती है, जिस प्रकार अपन ने फोटो में देखा इस प्रकार मुड़ा हुआ होता है। जे आकार का अंग है। सर्वाधिक समय तक भोजन किस अंग में रुकता है? आमाशय में। सबसे ज्यादा पाचन तो छोटी आंत में होता है, जबकि सबसे ज्यादा कौन से अंग में रुकता है भोजन? हाँ, तो सर्वाधिक समय लगभग 4 घंटा। सर्वाधिक समय यानी कब? लगभग 4 घंटे भोजन सर्वाधिक समय तक भोजन इसी में ही रहता है। और मुंह के अंदर भोजन को बोलस कहा जाता है, जबकि आमाशय के अंदर भोजन का रूप काइम कहलाता है। तो यहां भोजन का रूप क्या कहलाता है? काइम। ये तो दो बिल्कुल नॉर्मल सी जानकारी है। अब यहां से इंपॉर्टेंट बात यह आती है कि आमाशय से भोजन में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिल जाता है। क्या मिल जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन को अम्लीय बनाता है, जिससे भोजन के अंदर जीवाणु मर जाते हैं। इसी के साथ ही आमाशय से 3 प्रकार के एंजाइम भोजन में मिलते हैं।
रेनिन, पेप्सिन तथा लाइसोजाइम। रेनिन दूध के पाचन में सहायक है, पेप्सिन प्रोटीन के पाचन में सहायक है तथा लाइसोजाइम भोजन में कीटाणुओं को मारने में सहायक है। तो ये बात आमाशय के अंदर होती है, यानी यहां ठीक है यहां भोजन में HCl का पूरा नाम क्या होता है? हाँ, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। मिलता है जो भोजन को अम्लीय बनाकर कीटाणुओं को मारने में सहायक है। यहां से रेनिन और कौन सा? हाँ, रेनिन, पेप्सिन तथा लाइसोजाइम। लाइपेज अग्नाशय से निकलता है। लाइसोजाइम नामक एंजाइमों का स्रावण होता है। रेनिन एंजाइम दूध के पाचन तथा पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक है। ये अपनी बात है आमाशय की। आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलता है जो कीटाणुओं को मारता है। रेनिन और पेप्सिन। रेनिन का बहुत पूछा जाता है, दूध के पाचन में सहायक एंजाइम कौन सा है? तो रेनिन है। ये ऐसे अलग वन लाइनर फैक्ट के रूप में आपको याद रखना है। यहां से एक लाइन थोड़ी ऐड कर दो। इसमें रेनिन, पेप्सिन तथा लाइसोजाइम एंजाइम का स्रावण होता है जो जठ रस कहलाता है। इन तीनों का संयुक्त रूप क्या कहलाता है? जठर रस। ये इतना लिख देना आप। ये जो क्या कहलाता है? जठर रस। हाँ, ये जठ रस है, तीनों का संयुक्त रूप। ये एंजाइम, जठ रस निकलता है जिसमें ये तीनों ही होते हैं, रेनिन, पेप्सिन और एंजाइम। जठर रस का पीएच मान कितना होता है? जठर रस का पीएच मान है? नहीं, जठर रस का पीएच मान, वो पित्त रस का पीएच मान आप बोल रहे हो। जठर रस बहुत अम्लीय होता है। जठर रस का पीएच मान लगभग 1 पॉइंट क्या होता है? 5। 1.5 होता है जठर रस का पीएच मान।
लिख लिया? लिख रहे हो? हाँ लिखो। लिख लिया? इसके बाद भोजन, आमाशय में भोजन जब पहुंच जाता है, अग्नाशय में जाने से पहले भोजन के अंदर आकर मिलता है कौन? पित्तरस। पित्तरस एकत्रित तो कहाँ रहता है? पित्ताशय में। लेकिन पित्तरस का जो श्रावण होता है, यानी पित्तरस का जो निर्माण होता है, वो कहां से होता है? यकृत से। कहां से? हाँ, यकृत में। तो अगला अपन पढ़ेंगे यकृत। अब देखो, यकृत के बारे में यदि बात करें तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। अपन ग्रंथियों के अंदर और बातें देखेंगे। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। तो यकृत का वजन लगभग 1.5 केजी, यानी लगभग लीवर, जो जिगरा होते हैं, जिसको लीवर भी कहते हैं, जिगरा भी कहते हैं, यकृत भी कहते हैं, लगभग 1.5 केजी वजन का होता है। और इसको शरीर की रासायनिक प्रयोगशाला कहा जाता है। रासायनिक प्रयोगशाला क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में बदलता है, एमिनो अम्ल को पायरुविक अम्ल तथा अमोनिया के रूप में बदलता है। इसके साथ ही पित्तरस का ये क्या करता है? श्रावण करता है। हेपेरिन नामक प्रोटीन को बनाता है, जो रक्त का थक्का जमने से रोकती है शरीर के अंदर। इसके अलावा विटामिन ए का ये संश्लेषण करता है, और विटामिन बी, सी, डी ये शरीर के अंदर संचित करने में सहायक है। और यदि अत्यधिक शराब के सेवन से भी कौन सा अंग खराब होता है? कौन सा अंग खराब होता है? तो यकृत, हाँ, लीवर खराब होता है। क्योंकि अत्यधिक शराब पीने से लीवर की दीवारें जो फट जाती है भोमाराम, जिससे रक्त बहना प्रारंभ हो जाता है, और जिसके कारण अत्यधिक शराब के सेवन से लीवर खराब होता है। क्लास के अंदर जब आओ, आप फोन को एक बार रख दीजिए। ऐसा कोई मैसेज नहीं आ रहा है ताबड़तोड़, थोड़ी देर बाद भी देख लेना, ठीक है ना? पढ़ो तो थोड़ा लगन से पढ़ लो, नहीं तो फिर टाइम पास का भी ज्यादा औचित्य है नहीं। फोन कहाँ है तेरा? हाथ में? क्या देख रहा है? तो मैच बाद में देख लेना। यकृत, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? लीवर कहते हैं। शरीर की सबसे, लीवर क्या है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, पहली बात। और इसी के पीछे मैं लिख देता हूं बड़ी के साथ ही, इसका वजन लगभग 1 पॉइंट कितना होता है? 5 केजी। ठीक है। दूसरी बात करें, इसे शरीर की क्या कहा जाता है? रासायनिक प्रयोगशाला। इसे शरीर की रासायनिक प्रयोगशाला कहा जाता है।
ग्लूकोज को, किसको, हाँ ऐसे लिखो, यकृत ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में परिवर्तित कर संग्रहित करता है। यकृत ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में परिवर्तित कर संग्रहित करता है। यकृत एमिनो अम्लों को पायरुविक अम्ल तथा अमोनिया में परिवर्तित करता है। यकृत हिप्पेरिन नामक प्रोटीन का निर्माण करता है। हिप्पेरिन नामक प्रोटीन का निर्माण करता है जो शरीर के अंदर रक्त का थक्का बनने से रोकती है। फाइब्रोनिजन जो प्रोटीन होती है वो रक्त का थक्का बनाती है, और हिप्पेरिन प्रोटीन होती है जो रक्त का थक्का बनने से रोकती है। जो शरीर के अंदर रक्त का थक्का बनने से रोकती है। यकृत विटामिन ए का संश्लेषण करता है, यानी पाचन करता है। विटामिन ए का संश्लेषण करता है। यकृत पित्तरस, अपन पाचन तंत्र में इस बात का मेन जिक्र, पित्तरस को इंग्लिश में क्या कहते हैं, बाइल जूस, क्या कहते हैं, हाँ कभी कभी बाइल रस भी लिखा हुआ आ जाता है, हाँ ध्यान रखना है। पित्तरस का क्या करता है, श्रावण यानी निर्माण करता है। पित्तरस का श्रावण करता है। यहां नोट लगा कि एक इंपॉर्टेंट बात लिख लेना। पित्तरस का श्रावण तो यकृत करता है, जबकि पित्तरस का संग्रहण कहां होता है, कहां होता है पित्तरस का, हाँ पित्ताशय में का संग्रहण, यानी थैलीनुमा एक संरचना बनी हुई होती है जिसके अंदर जाके एकत्रित होता है। संग्रहण कहां होता है, पित्ताशय में होता है। और पित्तरस किस प्रवृत्ति का होता है, क्षारीय। क्षारीय इसका मतलब इसका पीएच मान कितना होगा, 7 से ज्यादा होगा, कम, ज्यादा होगा, ये इतना तो आपको पता ही है। कितना होता है, 7.5 नहीं होता है, 8.6 होता है। इसका पीएच मान 8.6 होता है। क्यों लिखा है हुआ 7.5, 7.5, 7.5 नहीं होता है। पित्तरस का पीएच मान एक मिनट इसको सर्च कर लेंगे।
पीएच मान 8.6 होता है तथा पित्त रस की अधिकता से कौन सा रोग होता है? यदि पित्त रस शरीर में अधिक फैल जाए, पित्त रस की अधिकता से, अरे ये पीला रस है तो कौन सा रोग होगा? हाँ, पित्त रस की अधिकता से पीलिया रोग होता है। और अगला एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और लिख लो, शराब के अत्यधिक सेवन से यकृत खराब हो जाता है। यकृत खराब हो जाता है क्योंकि इसकी दीवारें फट जाती है। अत्यधिक शराब के सेवन से दीवारें फट जाती है। जैसे ये सारी अंदर की क्रियाएं हो नहीं पाती है, होती है तो भी पूरे शरीर में फैल जाती है। चाहे ये रासायनिक प्रयोग, चाहे ग्लाइकोजन हो, पायरुविक अम्ल हो, अमोनिया हो, हेपेरिन, प्रोटीन हो, क्योंकि एक प्रकार की प्रयोगशाला के रूप में काम करता है तो इसमें बहुत कुछ घटनाएं होती है। सर्च किया किसी ने उसका पीएच मान है? 8.6 है, कर लिया, ठीक। लिख लिया सभी ने? यकृत के बाद भोजन आमाशय से होता हुआ, यकृत के अंदर भोजन तो नहीं जाता है, यकृत से तो सिर्फ अपन को पित्त रस मिलता है। इसलिए पित्त रस की बात आई जो यकृत से बना, तो अपन ने यकृत की पूरी बातें पढ़ ली। अब भोजन आमाशय से निकल के किस में आ जाता है? अग्नाशय में। किस में आ जाता है? अब अपन पढ़ेंगे अग्नाशय के बारे में। अग्नाशय में क्या क्या होता है, भोजन में क्या क्या मिलता है, अग्नाशय का बारे में पढ़ेंगे। तो अग्नाशय शरीर की मिश्रित ग्रंथि है। शरीर में 3 प्रकार की ग्रंथियां होती है। ग्रंथियों में अपन पढ़ेंगे अंतःस्रावी ग्रंथि, बहिःस्रावी ग्रंथि और मिश्रित ग्रंथि। तीनों का अंतर अपन ग्रंथियों में पढ़ेंगे। कौन सी ग्रंथियों से हार्मोन निकलता है, कौन सी से एंजाइम निकलता है, समझ में आई ना? तो जो
अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है, इनसे क्या निकलते हैं? हार्मोन्स। क्या निकलते हैं? बहिस्रावी ग्रंथियां हैं जिनसे क्या निकलते हैं? एंजाइम। और मिश्रित ग्रंथि वो होती है जिससे हार्मोन भी निकले और जिससे एंजाइम भी निकले, वो क्या होती है? मिश्रित ग्रंथि। तो अग्नाशय शरीर की क्या है? मिश्रित ग्रंथि है। और शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि तो यकृत है, लेकिन दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? अग्नाशय। तो अग्नाशय के एक भाग से, तो क्योंकि अग्नाशय मिश्रित ग्रंथि है तो इससे हार्मोन्स भी निकलेंगे और क्या निकलेंगे? एंजाइम। तो अग्नाशय के एक भाग में लेगरहैंस द्वीप पाए जाते हैं। लेगरहैंस द्वीप यानी छोटे छोटे दाने नुमा एक संरचना पाई जाती है। उन लेगरहैंस द्वीप में अल्फा, बीटा और गामा नामक कोशिकाएं पाई जाती है। बीटा नामक कोशिका से इंसुलिन हार्मोन का क्या होता है? स्रावण होता है। और इंसुलिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह रोग होता है। हाँ, और इसके अलावा इससे 3 प्रकार के एंजाइम का स्रावण होता है जिसको पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। जैसे आमाशय से जो हार्मोन निकलते हैं जिनको जठर रस कहा जाता है, उस प्रकार अग्नाशय से भी 3 प्रकार के हार्मोन्स निकलते हैं, लाइपेज, एमाइलेज तथा ट्रिप्सिन। तीनों का अलग अलग काम है और इन तीनों का संयुक्त रूप पूर्ण पाचक रस कहा जाता है, जिसके अंदर जैसे जो लाइपेज होता है वो पित्त रस के माध्यम से वसा को तोड़ता है गिल्सरील अम्ल के अंदर, और जो एमाइलेज होता है वो एमाइलेज इसको स्टार्च को कार्बोहाइड्रेट में बदलने के लिए सहायक होता है, और ट्रिप्सिन जो होता है वो प्रोटीन को पेप्टाइन में बदलने में सहायक होता है। तो वो बात अपन पढ़ेंगे किसमें? अग्नाशय में। तो अगला पॉइंट अपना क्या रहेगा? अग्नाशय। तो अग्नाशय एक कैसी ग्रंथि है? मिश्रित। मिश्रित का मतलब है जिससे हार्मोन तथा एंजाइम दोनों का स्रावण हो, मिश्रित ग्रंथि है। दूसरी बात इसकी करें, यह शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। अग्नाशय के एक भाग में कैसे द्वीप पाए जाते हैं? हाँ, लेगरहैंस द्वीप पाए जाते हैं। जिनमें अल्फा को इस प्रकार दर्शाते हैं, अल्फा, बीटा, हाँ, तथा गामा कोशिकाएं पाई जाती है। और कौन सी कोशिका से? बीटा। बीटा कोशिकाओं से कौन सा हार्मोन? इंसुलिन। बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन हार्मोन का स्रावण होता है। जिसकी अधिकता से या कमी से, मधुमेह रोग इसकी अधिकता से होता है या कमी से होता है? पक्की बात? तो सही बता रहे हो? ठीक है, जिसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? मधुमेह। जिसकी कमी से मधुमेह रोग हो जाता है। यह बहुत पूछा जाता है परीक्षा में।
ये मधुमेह और इंसुलिन का जोड़ा याद रखना आप। और अग्नाशय से पूर्ण पाचक रस का श्रावण होता है, जिनमें जिनमें लाइपेज, एमाइलेज तथा ट्रिप्सिन हार्मोन ट्रिप्सिन एंजाइम यानी ट्रिप्सिन एंजाइम पाए जाते हैं। और इन तीनों का आप शॉर्ट में लिख लो ऐसे। लाइपेज वसा के पाचन में सहायक है, और फिर बात करें एमाइलेज, तो ये स्टार्च को शर्करा में बदलता है, यानी कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक है। और अगली बात करें ट्रिप्सिन, तो ट्रिप्सिन की बात करें, इस ट्रिप्सिन को थोड़ा ऐसे लिख देना। और ट्रिप्सिन की बात करें तो प्रोटीन के पाचन में सहायक है। और यदि इन तीनों की याद करनी हो तो इसकी ट्रिक क्या है? LAT लट क्या है? लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन, तीनों एंजाइम को याद करने की ट्रिक।
लिख लिया नरेश, लिख लिया? लिख लिया? ठीक। अब जब भोजन अग्नाशय से निकलता है तो किस में चला जाता है? छोटी आंत में। किस में चला जाता है? छोटी आंत में। सबसे ज्यादा भोजन ठहरता तो आमाशय में है ज्यादा समय तक, लेकिन सबसे सर्वाधिक भोजन का पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में। और पूर्ण पाचन भी कहाँ हो जाता है? छोटी आंत में। फिर बड़ी आंत में पाचन नहीं होता है, सिर्फ जल का अवशोषण होता है। सिर्फ क्या होता है? जल का अवशोषण होता है। पूर्ण रूपेण पाचन छोटी आंत के अंदर हो जाता है। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, जिसके अंदर जो इलियम इसका अंतिम भाग होता है, जिसको इलियम कहा जाता है। डेडुनम, जेजुनम तथा इलियम 3 भाग होते हैं। इलियम के अंदर पूर्ण रूपेण भोजन का पाचन हो जाता है और कई प्रकार के आंत रस मिलते हैं, जिसके अंदर सुक्रोज, लैक्टोज, फ्रक्टोज, जो अलग अलग, कोई शक्कर का, कोई शहद का, कोई भोजन का अलग अलग अवयव का पाचन करने में सहायक है। उसके बाद भोजन आ जाता है किसमें? बड़ी आंत में। बड़ी आंत में भोजन का पाचन नहीं होता है, ओनली फॉर जल का अवशोषण होता है। जल का अवशोषण होने के बाद अपशिष्ट पदार्थ के रूप में शेष भोजन को कहां भेज देता है? गुदा के अंदर भेज देता है और गुदा के माध्यम से उसका उत्सर्जन कर दिया जाता है। तो अपना अगला है छोटी आंत। क्या है? छोटी आंत। छोटी आंत बहुत इंपॉर्टेंट है। आंत ये छोटी है लेकिन लंबी है उससे। लंबाई में तो लंबी कौन है? छोटी आंत। ये पूरी ऐसे गुठली में पड़ी रहती है, वो छोटी आंत ये पूरी। तो छोटी आंत की बात करें तो भोजन का यहां भोजन का सर्वाधिक पाचन होता है। लिखो, हाँ, या भोजन का क्या होता है? सर्वाधिक पाचन होता है। इसके 3 भाग ड्यूडेनम, जेजुनम तथा इलियम है। तथा इलियम में भोजन का क्या हो जाता है? पूर्ण पाचन हो जाता है। यहां भोजन में कई प्रकार के आंत रस जैसे एरेप्सिन, माल्टेज, सुक्रोज तथा फ्रक्टोज मिलते हैं। तो पूर्ण रूपेण पाचन हो जाता है। फिर भोजन कहाँ चला जाता है? बड़ी आंत में। छोटी आंत को कहा जाता है क्षुद्रांत्र और बड़ी आंत को कहा जाता है बृहदांत्र। ये भी याद रखना है, नाम से पता चल जाता है। फिर बात आ जाती है कहां पर? बड़ी आंत। बड़ी आंत की बात करें
तो यहां भोजन का पाचन नहीं होता है, यहां भोजन का पाचन नहीं होता है, केवल क्या होता है, जल का अवशोषण, केवल जल का अवशोषण कर शेष पदार्थ को गुदा में भेज दिया जाता है, या मल द्वार में गुदा में भेज दिया जाता है। और अगली बात गुदा की करें, इसमें मलद्वार के माध्यम से अपशिष्ट भोज्य पदार्थ का उत्सर्जन कर दिया जाता है। लिख लिया सभी ने? तो अब देखो यहां अपने, अब देखो उत्सर्जन हो गया, उत्सर्जन होने के बाद वापिस पुनः भूख लगी और पुनः वही प्रोसेस जो अपन ने शुरू से पढ़ा। अब देखो अपन पूरे पाचन तंत्र का 5 मिनट के अंदर पूरा रिव्यू करते हैं, पूरा आपको पूरी कहानी याद हो जाएगी। कहानी के रूप में याद करना है, एक एक पॉइंट को अपन को सिर्फ पता होना चाहिए कौन सा अंग आ रहा है। जब अंग का जिक्र आया उसके अंदर अपन ने कौन कौन से फंक्शन पढ़े, क्या क्या काम पड़ा। जैसे देखो सबसे पहले अपन ने बात की किसकी, जब अपन ने पाचन तंत्र पढ़ना प्रारंभ किया, सबसे पहले अपन ने पढ़ी पाचन की 5 अवस्थाओं को, पढ़ा ना? हाँ, सबसे पहले अपन ने पढ़ा अंतःकरण। पूरी कॉपी बंद कर दो और पूरी मैं सुनाता हूं, आप सुनो। लिख दिया सभी ने? नरेश अभी तो ये आधे लीन है, इधर कहां चल रहा है मामला? उत्सर्जन हो गया। अब देखो सबसे पहले अपन ने कहा सबसे पहला अवस्था होती है अंतःग्रहण। अंतःग्रहण क्या होती है? भोजन को निगलना, यानी भोजन को ग्रहण करना क्या कहलाता है? अंतःकरण। दूसरा प्रोसेस होता है पाचन। पाचन क्या होता है? जटिल अणुओं का सरल अणुओं में टूटना क्या होता है? पाचन। उसके बाद अपन ने पढ़ा अधिशोषण। अधिशोषण क्या होता है? भोज्य पदार्थों का कोशिकाओं द्वारा क्या करना? शोषण करना, यानी ग्रहण करना, जो जिनके काम की चीजें रस के रूप में ग्रहित करना।
उसके बाद अपन ने पढ़ा स्वांगीकरण। स्वांगीकरण क्या है? भोज्य पदार्थों से ऊर्जा का प्राप्त होना क्या है? स्वांगीकरण। और उसके बाद अपन ने पढ़ा मल परित्याग, और उसके बाद शेष जो होता है जिसका उत्सर्जन के माध्यम से उत्सर्जित कर दिया जाता है वो क्या है? मल परित्याग। फिर अपन ने जब अंगों की शुरू की, सबसे पहले पढ़ा मुख गुहा। क्या पढ़ा? मुख गुहा। भोजन के पाचन का प्रारंभ किस अंग से होता है? हाँ, भोजन का कुछ प्रोसेस मुंह में ही हो जाता है। मुख एक प्रकार की खाली जगह है जो होठों और गालों के मध्य स्थित होती है, जिसके अंदर क्या होता है? 3 जोड़ी क्या पाई जाती है? लार ग्रंथियां कितना जोड़ी पाई जाती है मानव में? 3 जोड़ी पाई जाती है। एक जीभ पाई जाती है और 32 क्या पाए जाते हैं? दांत पाए जाते हैं। फिर अपन ने जीभ के बारे में पढ़ा, तो जीभ क्या काम आती है भोजन के अंदर? हाँ, एक तो स्वाद कलिकाओं में आती है, इसके अलावा भोजन के अंदर लार मिलाती है जिससे भोजन लचीला बन जाता है, और भोजन निगलने में क्या करती है? सहायता, बोलने में सहायता। इसके अलावा जीभ पर स्वाद कलिकाएं पाई जाती है। अब मैं पूछूं, जीभ के अग्र भाग में कौन सी स्वाद कलिकाएं पाई जाती है? किस प्रकार के स्वाद का आभास करवाती है? मीठा। और मध्य भाग तथा किनारों से किस प्रकार का? खट्टा। बिल्कुल। और पक्ष भाग यानी पीछे के भाग से किस प्रकार के स्वाद का आभास होता है? कड़वा। और इसके अलावा लार ग्रंथियों से 2 प्रमुख हार्मोन, जो प्रमुख एंजाइमों का स्रावण होता है, एक होता है टाइलिन और एक होता है लाइसोजाइम। याद है ना? टाइलिन का काम क्या है? टाइलिन क्या करता है? लाइसोजाइम जीवाणुओं को मारने में सहायक है, और टाइलिन स्टार्च को क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट में बदलने का काम करता है। उसके बाद अपन ने पढ़े दांत। दांत मानव में, वयस्क आदमी में कितने होते हैं? 32, और बच्चों में कितने होते हैं? 20। फिर अपन ने 4 प्रकार के दांत पढ़े। कौन कौन से? हाँ, कृतनक, रदनक, अग्र चरणवक और चरणवक। प्रत्येक का काम पढ़ा अपन ने अलग अलग। उसके बाद अपन दांतों के बाद आए अपन 2 प्रकार के कंठ के अंदर आए, तो 2 प्रकार की संरचनाएं। एक तो वो होती है जिसको वेलेम पैलेटाई कहा जाता है, जो नाक के छिद्र को बंद करती है, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछी जाती है एपिग्लोटिस, जिसको शरीर का ट्रैफिक पुलिस मैन कहा जाता है, जो श्वास नली के ढक को बंद करती है, भोजन को जाने से रोकती है। उसके बाद भोजन आ जाता है कहां पर? आमाशय में। आमाशय में सबसे ज्यादा समय तक भोजन किस में रहता है? आमाशय में रहता है। हाँ, और आमाशय में भोजन के अंदर HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलता है, जो भोजन को अम्लीय बनाता है, जिससे भोजन सड़ता नहीं है और कीटाणुओं को मारने में सहायक है। और इसके अलावा जब आगे फिर बात आई यकृत की। यकृत के बारे में अपन ने, यकृत तो एक प्रकार की रासायनिक प्रयोगशाला है जिसके अंदर ग्लूकोज से ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है, हेपेरिन प्रोटीन निकलता है, पित्त रस का स्रावण होता है। पित्त रस का स्रावण तो यकृत से होता है, जबकि एकत्रित पित्त रस का होता है पित्ताशय में होता है। पहले भोजन जब HCl मिल जाता है तो अम्लीय हो जाता है, पित्त रस की प्रवृत्ति क्षारीय है। जब वापिस पित्त रस वापिस मिल जाता है भोजन में, तो भोजन पुनः उदासीन बन जाता है। फिर भोजन किसके अंदर आ जाता है? अग्नाशय के अंदर आ जाता है। फिर अग्नाशय में पूर्ण पाचक रस के माध्यम से 3 प्रकार के एंजाइम मिलते हैं। फिर भोजन कहाँ आ जाता है? छोटी आंत में आ जाता है। छोटी आंत का इलियम भाग में पूर्ण पाचक हो जाता है। फिर बड़ी आंत में आता है। बड़ी आंत में पाचन नहीं होता है, ओनली फॉर जल का अवशोषण होता है। उसके बाद अपशिष्ट पदार्थ को गुदा में भेजकर मल द्वार से उत्सर्जित कर दिया जाता है। ये पूरा प्रोसेस है किसका? पाचन तंत्र का। और अब पाचन तंत्र अपने यहाँ पूरा होता है। अभी तक अपन ने 3 टॉपिक पूरे कर दिए, कोशिका, कंकाल तंत्र और पाचन तंत्र। कल अपन पढ़ेंगे श्वसन तंत्र। कल अपना नया टॉपिक, यदि पढ़ के कोई आओ पहले तो कल श्वसन तंत्र पढ़ के आना। अपन कल श्वसन तंत्र पढ़ेंगे।